मेरा नाम माही है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे, तब उन्होंने खासकर मुझसे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, और वह सिर्फ 11 साल का था। मैं मान गई। अब मैं रोज उसे स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी जाती। रात को वह मेरे ही कमरे में सोता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो मैं यह देखकर डर गई, क्योंकि यह मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन यह बात मेरे देवर को पता चल गई और वह मुझे बार बार ब्लैकमेल करता कि वह भाई को बता देगा अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो। मैं समझी कि वह मुझसे पैसे मांगेगा या कोई चीज़, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा। मेरी शादी को अभी तीसरा महीना था। जिंदगी बहुत ज़्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वह मुझसे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना। और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दिया और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वह बच्चा था और मुझे शुरू में बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं उसे खुद स्कूल छोड़कर आती और फिर छुट्टी के वक्त खुद ही उसे लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे आने और जाने में बस 10 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि यह बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी। वह यह बात समझते ही नहीं थे कि उनके भाई को अब बड़ा हो जाना चाहिए और खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यह बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तभी भाई को ऐसे छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज़्यादा बहस नहीं की और फिर अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने भी अपने देवर का ख्याल ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई सम्राट सा इंसान अंदर स्कूल में आ रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह जिंदा सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज़्यादा दंग रह गई थी। यह सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ यूं ऐसे बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वह मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है? वह मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वह तो एक हादसे में इस दुनिया से। मुझे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया और मैं अपने देवर को लेकर घर आ गई। जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूट रहे थे। रौनक मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी, आपको क्या हुआ है? जब वह मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरा राज पता नहीं चल पाए। वह अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का ग्लास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का ग्लास दूर जाकर गिरा, क्योंकि रौनक के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं यह समझूं कि वह कोई 11 साल का लड़का है। वह बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। और जब मैं बेड पर बैठी हुई थी तो मेरे जिस्म कांपने का एहसास दिलाया कि मैं बहुत बुरी तरह से कांप रही हूँ। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी कि एक 11 साल के लड़के से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मैंने इस तरह से अपने दिल से खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दिया। फिर यह सोच मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों मैं उससे इतना घबरा रही हूँ। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। रौनक भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गई। जब 2 ही लोग हो तो क्या ही काम होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने अपने अतीत की इस बात को याद की और सोचा कि मेरे पापा कहते थे कि जिस घर में सिर्फ 2 लड़के हो उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर कर दी थी। अब मुझे अपने पापा की यह बातें बहुत ज़्यादा याद आती थी कि काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। मेरी शादी जब सुमित से हुई थी तो वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वह पहली वाली नौकरी छोड़ चुके थे।
और अब उन्होंने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उन्हें नौकरी ज्वाइन करे कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वह जब शुरू में शहर से बाहर जाते तो जल्दी ही वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज़्यादा दिनों के लिए जाना था, इसलिए मुझे कुछ डर सा लगा। पहले तो मैंने उनसे यही कहा था कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि यह मेरी पक्की नौकरी तो नहीं है जिसके लिए मैं उन्हें मना भी कर सकूं। इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी? अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी जो उनको अपने पास बुला लूं। भाभी और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थी। अब मैं किसको अपने पास बुलाती? इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह कुछ दिन शहर से बाहर रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन मैं अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो वह वहीं पर खड़ा था और मुझे देखते रह गया। यह बात मेरे देवर ने नोटिस कर ली थी। तभी मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गई, क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सास तो थी नहीं, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई, वह मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो कुछ साल पहले थी। सब कुछ ऐसा ही था, वह बिल्कुल भी तो नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वह बचपन अब नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वह पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखते रहा। तभी रौनक ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर, यह मेरी भाभी है। उसने मेरा इंट्रो करवाया। वह थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने अतीत में जा चुकी थी। अब मैंने उसकी नज़रों से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था। मैंने उससे बस थोड़ी बहुत बातें की और फिर रौनक से कहा कि अब घर चलो, घर में काफ़ी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगा लिया। रौनक खाता जा रहा था और कहता जा रहा था, वाह भाभी, आप मेरे साथ रोज आया करो। सर ने तो आज बहुत मौजें करवा दी है। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लिए और फिर उठकर बाहर गई। रौनक काफ़ी देर बाद बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद को पहले से बचाती हुई जा रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर रौनक को इशारा किया। वह दोस्तों के साथ खड़ा था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। रौनक कहने लगा, अच्छा तो भाभी, क्या चक्कर था इस बात का? मैंने उससे कहा, क्या बात है रौनक, किस बारे में बात कर रहे हो? उसने कहा, अरे मैं तो अपने राघव सर के बारे में बात कर रहा था। वो कितने अच्छे हैं ना, आप जानती हैं उन्हें पहले से? मैंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ उनको। मेरा तो उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाभी, रिलैक्स करो, इतना ज़्यादा घबरा रही है। मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ। वह पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने बहुत फिक्र से कहा और हाथ में पड़े ग्लास की थरथराहट की वजह से वह महसूस हो रहा था। बात करने के बाद वह मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा, भाई यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, राघव सर तो है ना। उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं यह समझ सकूं कि वह हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को भी मत बताना। वह कहने लगा कि यह तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रख सकता हूँ। लेकिन भाभी, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप इस कदर। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपने ज़माने में खिलाए हुए हैं। अब देखिए कैसे कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो मैं यह राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैं उसकी सारी शर्त पूरी करने के लिए हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे हर शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वह मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़। मैंने कहा कि रौनक, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो। भगवान के लिए किसी को कुछ नहीं बताना। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त को पूरा होने के बाद, और यह शर्त मैं आपको 2 दिन बाद ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो।
क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस काम में और ज़्यादा देर हो। अरे भाभी, आज मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं आपको 2 दिन बाद ज़रूर बता दूंगा या फिर कल। आप इतनी बेचैन ना हो। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। खैर, मैंने हिम्मत की और अपने काम किए। फिर थोड़ी देर बाद सुमित की कॉल आ गई और मेरा जिस्म बुरी तरीके से कांपने लगा। मुझे लगा कि शायद रौनक ने उसे सब कुछ बता दिया है। बहुत देर रिंग होने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वह बोल बोल कर खुद ही बंद हो गया। थोड़ी देर बाद रौनक अपने कमरे से वापस आया। मैं उसका इंतज़ार ही कर रही थी कि तभी वह मुझसे कहने लगा कि भाभी, शर्त तो मैं आपको 2 दिन बाद ही बताऊंगा और आज मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख नहीं है, इसलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाइए। भाई कल या परसों आ जाएंगे। वह इस तरह एक्सप्रेशन में कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाज़ा करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही। ना मैं ढंग से खा सकी और ना ही पी सकी। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे, बराबर बराबर। मुझे आवाज़ पहले से और ज़्यादा आने लगी तो मैंने अपने कमरे की दीवार पर कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश की तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में एक औरत की आवाज़ आ रही थी। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा तो मेरा दिल कर रहा था कि अभी जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पर इतने थप्पड़ मारूं कि वह गिर ना सके। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे यह सोच परेशान करने लगी कि रौनक बहुत ज़्यादा तेज है। यह ना हो कि मेरे जाने पर वह इस औरत को इधर उधर छुपा दे और फिर अपने किए को माने ही ना, कहे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए मैंने 1-2 दिन इंतज़ार करने का सोचा कि मैंने इसे अगर दोबारा इस हालत में देखा तो फिर मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। खैर, बहुत ही मुश्किलों से यह रात गुजरी। कल रौनक की छुट्टी थी, इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था। उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर सोई रही। लेकिन जैसे मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठी और जाकर रौनक को जगाया। वह एकदम हड़बड़ाकर उठा और कहने लगा कि भाभी, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करो। मैंने कहा कि मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी खा लो। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर मुझसे बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। वहाँ कुर्सी पर बैठा और साथ ही जम्हाई पर जम्हाई लेने लगा। मैंने कहा, क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो? मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी, लेकिन वह मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया और कहने लगा कि भाभी, रात को जागना तो आपका काम है, किसी की यादों में। मैं भला मासूम सा बच्चा क्या करूँगा रात को जागकर। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर और कोई बात ना कर सकी। वह बहुत मज़े से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो कहने लगा कि भाभी, मेरी बात सुनो, आप यूं ही ना डर जाया करो, बहुत अच्छी हैं आप। और आप मेरी शर्त सुन लीजिए, मैं एक ही शर्त पर भाई को यह बात नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरी यह बात मान लो तो। और इसके बाद रौनक ने मुझसे जो कुछ भी कहा वह सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाई। मैंने किस तरह से यह बात सुनी और किस तरह से वह बात सही, यह तो मेरा भगवान ही जानता है। मैंने रौनक से आंसू भरी आंख से कहा कि आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई। यह बात कहते हुए मैंने सोचा कि शायद वह अपनी बात पर शर्मिंदा हो जाए और यह समझने के काबिल हो जाए कि यह मेरी भाभी नहीं, यह तो मेरी माँ है। मैंने उसके साथ माँ जैसा ही सुलूक किया है, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसे रिश्ते को समझ सके क्या? वह कभी भी नहीं समझते। इसलिए ही इस घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात की थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मुझे अंदाज़ा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हो। अगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो आप इसकी जिम्मेदार खुद होंगी। ये बिल्कुल वही बात थी कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं इसकी बात नहीं मानती तो भी मैं फंसती और अगर मान लेती हूँ तो भी मैं ही मरती हूँ। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने यह सोच लिया कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरी आंखों से बहते हुए मेरे गालों पर निकले और मैं यही कह रही थी कि भगवान मेरी मदद कर दे, मैं क्या करूं? मैं वही किचन की कुर्सी पर बैठ गई कि आखिर मैं यह शर्त कैसे मान लूं, मैं क्या करूं? मैं यह सोचती ही रही, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना मैं नाश्ता कर सकी और ना कुछ।
और मैं बस वही किचन में बैठी रोती रही। रौनक कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि वह इतना सा लड़का मेरे दिन रात चैन सुकून का इतना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान इसे अक्ल दे दे। अभी इसे बाहर गए कुछ ही देर हुई थी कि वह वापस आ गया और आकर कहने लगा कि भाभी, आपने क्या सोचा है? मैंने कहा, यह सब क्या कह रहे हो? किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? भाभी जी, आखिर किस बात का बदला मुझे आपसे लेना है? आप तो मेरी माँ जैसी ही हो। और भला अपनी माँ को कौन तंग करता है? उसकी एक एक बात से शैतानियाँ झलक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका मुंह नोच कर रख दूं, उसके गालों पर इतने थप्पड़ मारूं कि इसे होश आ जाए। फिर कहने लगा कि भाभी, आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान, मुझे किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भगवान दिन को और बड़ा कर दे, रात कभी ना हो, क्योंकि इस रात ने तो मेरे मुंह पर कालिक ही मल देनी थी। क्योंकि इस कालिक की स्याही से कुछ नहीं तो मेरे दिल के उजालों पर अंधेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही थी। मैंने देखा कि दिन ढलने लगा, मतलब कि रात होने में कुछ ही देर बाकी है और मेरी मौत आने में कुछ ही देर बाकी है। देखते ही देखते रात के 8 बज गए और मैं खाना बनाने लगी। और खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना करने खड़ी ही हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा को चालू रखा। दस्तक अभी तक हो रही थी, लेकिन मैं इस पाप से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़ी रहना चाहती थी। और दरवाजे पर होने वाली दस्तक अब रुक चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से उठी और मैं अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर रौनक ही था। उसके पास डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसलिए वह घर में आ चुका था। उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। बस उसकी आवाज़ आई थी, भाभी, आप अपने लिए खुद मुसीबत इकट्ठा कर रही हैं। आपको अपना खुद एहसास नहीं है तो कोई आपका एहसास किस तरह से करेगा? वह काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोल बोल कर चला गया। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, देख लूंगी। पूरी रात मैंने सुकून से सोकर गुजारी और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में गई और मैंने उससे कहा कि आज से तुम खुद ही स्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वह चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन मैं भी कुछ ही देर बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे ही चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि वह किन कामों में पड़ा हुआ है और उसकी जान पहचान किन लोगों के साथ है। क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बड़े बड़े वह काम कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्ते को बदल बदल कर चल रही थी। मैं उसके स्कूल में पहुंची तो मैंने वॉचमैन से पूछा कि रौनक स्कूल पहुंच गया? तो वह मुझसे कहने लगा कि हाँ, पहुंच गया है। मैं वापस घर की तरफ लौट गई। मैं घर की तरफ जब लौट रही थी तो राघव सर मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया? वह मुझसे गुस्से में था और मेरी तरफ लगातार देख रहा था। मैंने पहले तो तेज तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगह रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं भुलाया जाता तो उस वक्त तुम्हें गायब नहीं होना था। और अब जब मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम मुझसे यह सब क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यह सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा और यह तुम्हारी भूल है। मैं उसे जल्दी से सुनाकर और तेज कदमों से चलते हुए अपने घर वापस आ गई। मैं बहुत हैरान हो गई कि दरवाजे पर लगा ताला अब दरवाजे पर नहीं था। मैं अंदर घर में गई तो मुझे यह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि घर में सुमित खड़े थे, लेकिन वह हमेशा की तरह नहीं मुस्कुरा रहे थे और थके हुए थे। लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने से लग गई थी। वह जल्दी मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यह अचानक क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? एकदम से मेरे दिमाग में आया कि रौनक ने शायद इन्हें कुछ गलत ना बता दिया हो। वह वॉशरूम से नहाकर जब बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा कि मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, आ जाओ कर लो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैंने पूछा कि सुमित, क्या हुआ है?
तो वह मुझसे कहने लगे कि नहीं, अभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। तुम जाओ, मौज करो। मैं रोने लगी और यह सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीत से मेरा पीछा छुड़ा दे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कौन कौन से पाप इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। रौनक के आने पर सुमित का मूड ठीक था और वह उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में रौनक के लिए बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी थी। यह लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था। सुमित ने मुझसे कहा कि अब मैं आ गया हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए अच्छा रहेगा कि अपने मम्मी के यहाँ होकर आ जाओ। लेकिन मैं क्यों जाऊँ? अभी तो आप घर वापस आए ही हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई थी कि मेरे बड़े भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। सुमित मुझे मम्मी के घर के बाहर उतार कर वापस आ गए। लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इंसान के ऊपर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी सांसें रुक गई। सामने सोफे पर ही राघव बैठा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैं जल्दी से दौड़ती हुई भैया के कमरे में आ गई, जहाँ पर भैया बिल्कुल ठीक बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। यह क्या भैया, जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजाक करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी भाभी कहने लगी, अरे यहाँ आओ तो सही। यह जो बाहर आदमी बैठा हुआ है ना, यह मेरी बहन के रिश्ते के लिए आया है। मैंने इसे यहीं पर ही बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई इससे खुलकर मिले और साथ ही एक दूसरे से बातें कर ले, क्योंकि इसके माता पिता नहीं है और इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है। भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बता रही थी। मैं उनकी तरफ देख रही थी। अगर आपको इससे रिश्ता करना है तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद बनता है? मैं उस समय भैया से नाराज़ हो चुकी थी, इसलिए कोई बात भी नहीं कर रही थी। वह मुझे मनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही भाई ने हम सब से कहा कि खाना लगाओ। मैंने ना चाहते हुए भी खाना लगाया और इस पर मुसीबत की मुझे यह खाना वहाँ उसके साथ बैठकर खाना भी पड़ा। राघव की नज़रें लगातार मुझे ही देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। अभी हम खाना ही खा रहे थे कि रौनक और सुमित वह दोनों भी वहाँ आ गए। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी पार्टी हो रही है, वह भी हमारे बिना ही। सुमित ने आते ही जलेबी उठाई और उसे खाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। जब वह दोनों आए थे तब राघव वॉशरूम में चले गए थे, लेकिन सुमित उसको देख चुका था और लगातार इंतजार में था। लेकिन राघव जा चुका था, उसे कुछ ज़रूरी काम था। सुमित और रौनक को भी भाई ने ही बुलाया था। वह आज सबको सरप्राइज दे रहे थे। मेरी तो जान पर ही बनी हुई थी। सुमित और रौनक जा चुके थे और सुमित मुझसे कहकर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहूं। मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रही और भाभी के साथ जाकर शॉपिंग करती रही। भाभी की हर बात राघव से शुरू होती और राघव पर ही खत्म होती थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में वह तारीफ़ें भी करती रहती थी। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी को याद आया कि हम साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ तो उस दुकान पर ही छोड़ आए हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था, इसलिए मैं वहीं पर एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और भाभी से कहा कि वह जाए और चूड़ियाँ लेकर आए। भाभी चली गई और मैं वहीं पर ही एक तरफ होकर बैठ गई। अभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह राघव ही था। मैंने कहा कि तुम लगातार मेरा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा? तुमने क्यों अपने आप को ऐसे डर में बंद कर लिया है कि जहाँ तुम्हारे आसपास सिर्फ परेशानियाँ ही है? वह मुझे बहुत हैरत से सवाल पूछ रहा था। ना जाने कब से रुके हुए आंसू मेरे उसके यह पूछने पर छलक पड़े। वह आगे बढ़ा और मुझे अपना रुमाल दिया। मुझे पता नहीं कि मैंने किस अंदाज में अपने आंसू साफ किए। कुछ ही देर में भाभी भी आ गई। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं की, बस मेरी तरफ देखती रही। मेरी सूजी हुई आंखें उन्हें बहुत कुछ बता रही थी। भाभी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब हम लोग घर पहुँचे तो भाई की बहुत ऊंची आवाज़ में बात करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वह किसी से लड़ाई कर रहे थे। हम लोग एकदम अंदर गए तो अंदर सुमित बैठे हुए थे और वह मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे कि मैं कोई आवारा लड़की हूँ जो मॉल और रेस्टोरेंट में लड़कों से मिलती रहती हूँ। भाई से यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वह मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि यह सब क्या है। तभी सुमित कहने लगे कि अरे यह क्या बताएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगह दी। इसे अब से यही रखिए अपने घर।
इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मैंने भाई से कहा कि भाई, अभी आप इसी वक्त राघव और रौनक को बुलाइए। भाई ने एकदम कॉल करके दोनों को यहाँ बुलाया और वह कुछ ही देर में वहाँ आ गए। जैसे ही राघव घर आया तो उनकी नज़र रौनक पर पड़ी। जब सुमित ने राघव को देखा तो दोनों के आंसू एकदम छलक पड़े। सुमित आगे बढ़े और राघव को गले से लगा लिया और कहने लगे, यह तो मेरा भाई है और कुछ साल पहले कहीं गायब हो गया था और अब यहाँ एकदम से यह सब क्या है। दोनों भाई अतीत में चले गए जहाँ उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा। वह कहने लगे कि जब मम्मी का देहांत हुआ तब मैं उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर चुका था और आर्मी वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। पर एक दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे बॉर्डर के बिल्कुल पास तैनात कर दिया गया। वहाँ अलर्ट का निशान तो लगा हुआ था, लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लग सका और मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे मुल्क की कैद में जा पड़ा। फिर मैं वहाँ 7 साल रहा। वहाँ के 7 साल मेरे 700 साल के बराबर थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी कैदें थी। और फिर मैं अपनी अंगूठी उतारकर एक दोस्त को दे दी और उससे कहा कि अगर मैं यहाँ पर मर गया तो यह अंगूठी मेरे देश मेरे पापा के पास पहुँचा दे। और मुश्किल यह है कि मुझसे पहले वही मर गया और बस उसको अखबार में दे दिया गया और उसमें उस अंगूठी को बहुत जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वालों ने जब यह खबर पढ़ी तो रो पीट कर मुझ पे सब्र कर बैठे। मेरे चाचा और बड़े पापा तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो क्या, अब सारी ज़मीन जायदाद की वारिस हम सभी खुद ही होंगे। इसलिए वहाँ मेरा एकदम से सबके सामने आ जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। लेकिन मेरे पापा ने वही बॉर्डर के पास ही डेरा लगा दिया, क्योंकि वह समझते थे कि मैं जिंदा हूँ और उनकी दुआओं ने मुझे जिंदा रखा। उनकी कैद से जब मैं निकला तो मेरे पापा वही बॉर्डर के पास एक झोपड़ी में रहते थे। उनका हुलिया भी ऐसा नहीं था कि मैं इतने टाइम बाद उनको एक नज़र में पहचान सकता था। जब वह मेरे पास आए तो मैं उनको अपने साथ ही घर ले आया। अब इतने साल जेल में रहने के बाद कुछ तो असर होता ही है ना। मैं अपने घर का पता पूरी तरह से भूल चुका था और पापा की भी बुढ़ापे की वजह से याददाश्त कम हो गई थी। फिर से भटकते हुए वापस अपने शहर में आ चुका था, जहाँ मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने एक दिन रौनक को देखा, क्योंकि यह मेरे कैद के दौरान बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसके गाल पर तिल इसकी निशानी बन गया और मैंने इसको पहचान लिया और फिर मैं उससे खूब दोस्ती की और मैंने इसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे हर सूरत में अपने साथ घर ले जाएगा। फिर एक दिन मैंने भाभी को देखा तो मुझे कॉलेज का वक्त याद आ गया, जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। रौनक कहने लगा कि यही आपको अपने साथ घर लेकर जा सकती है और फिर मैं इससे मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बातों की वजह से इस औरत ने मुझे जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि हमेशा ही मुझसे बहुत सख्त लहजे में बात की और फिर भी कोई बात नहीं मानी। पापा भी मेरे साथ ही हैं। तभी एकदम से पीछे वाले कमरे से बहुत ही ज़्यादा बूढ़े आदमी निकले और आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन रौनक की खुशी तो दुगुनी थी, क्योंकि वह सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज़्यादा अपने माँ पापा को मिस करता था। लेकिन उसे माँ तो मिल नहीं सकती, लेकिन इतने सालों बाद उसे उसके पापा मिल गए। हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सुमित ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उसको दिल से माफ़ कर दिया था। हम सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।